राहुल से संजय की ये तकलीफ देखी नहीं जाती थी। उसने एक दिन संजय से कहा, भाई मुझे लगता है तुम्हें अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती तो नहीं है। संजय ने जब राहुल के मुंह से इतना सुना तो उसने कसकर राहुल एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। राहुल ने अपना काला छुड़ाते हुए बोला, और क्या हुआ अगर वो नहीं मिली तो? तब क्या करेंगे आप? संजय ने गुस्से में कहा, तब मैं भी चला जाऊंगा उसके पास। मैं जिंदा अभी तक इसीलिए हूँ क्योंकि दादी ने भी मेरे लिए यही किया था। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब वो नहीं रहेंगी तो मैं भी अपनी तलाश खत्म कर दूंगा और अपनी तान्या के पास चला जाऊंगा। राहुल अभी कुछ कहता तब तक पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो उसको लेकर वहां से चली गई। राहुल ने बाहर आते ही अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, तुमने मुझे क्यों रोका आगे कुछ भी बोलने से? मैं उनको यूं तकलीफ में जीता नहीं देख सकता। उन्होंने खुद की हालत पागलों जैसी कर ली है, मैं उनको ऐसा करते नहीं देख सकता। राहुल की आंखों में आंसू भर आता है। वो अपने मुंह को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है पूजा उनको इस हालत में देखकर। उनको इतना कमजोर मैंने कभी नहीं देखा। ये बोलकर वो रोते हुए पूजा के गले लग जाता है। पूजा उसके पीठ को हल्के से सहलाती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ भी बोलने से इसीलिए मना किया था क्यों कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनसे उनके जीने की एकमात्र वजह को भी छीन लो। वो तान्या को ढूंढने के बहाने ही सही कम से कम जिंदा तो है। जिस दिन ये वजह उनसे छीन जाएगी वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए आज के बाद तुम उनसे कभी ऐसा फिर कुछ भी नहीं कहोगे। राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी संजय बच्चों को अपने बाहों में उठाए उनके पास आया और बोला, अगले वीकेंड वापस से जरूर आना। ये बोलकर वो वापस मुड़ने लगा तो राहुल संजय के गले लग गया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। संजय ने राहुल को खुद से दूर किया और बिना किसी भावना के बोला, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और ये बोलकर वो वहां से चला गया। संजय अपने रूम में गया। उसने वो शर्ट निकाली जिस पर तान्या के लिपस्टिक के निशान बने थे। उसको अपने हाथों से छूते हुए बोला, मेरी तान्या, सब लोग कहते हैं कि तुम अब जिंदा नहीं हो, लेकिन सब पागल हैं। मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, यही हो, मेरा इंतजार कर रही हो। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम जहाँ हो, बस मेरा इंतजार करो। उसके बाद उसने उस शर्ट को वापस से अलमारी में रख दिया और नहा कर सो गया। 2 दिन बाद संजय के ऑफिस में संजय एक मीटिंग में था। अचानक से उसका फोन रिंग किया। संजय ने कॉल देखा जिस पर एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। संजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पिछले 6 सालों से जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आता था तो संजय के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को थाम लिया और कांपते हाथों से उसने फोन को उठाया। उसके कंपनी के सारे लोग ये बात जानते थे कि संजय को आज भी किसी कॉल के आने पर अपनी बीबी की खबर का इंतजार रहता है। इसीलिए सब एकदम से शांत हो गए। संजय ने अपनी सांसों को थामा और उसने बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की ने बहुत ही उत्सुकता से बोली, अरे वाह, कॉल लग गया। दादा जल्दी आओ, उस नंबर पर कॉल लग गया। संजय ने जब ये सुना तो वो निराश हो गया। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन तभी फिर से कॉल आया उसी नंबर से। संजय ने पहले सोचा कि वो कॉल कट कर दे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने कॉल उठा लिया और बोला, हेलो कौन? उधर से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हेलो साहब, हम राजू बोल रहे हैं। संजय को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये नंबर कैसे मिला आपको? वो बूढ़ा बोला, ये नंबर तो सोना ने दिया है। संजय गुस्से से बोला, कौन सोना? मैं किसी सोना को नहीं जानता, दोबारा कॉल मत करना यहाँ। ये बोलकर वो फोन रखने वाला ही था कि तभी वो छोटी लड़की बोली, अरे साहब, पूरी बात तो सुनो, कॉल मत काटना। सोना नाम तो हमने उनको दिया है, वो कौन है ये तो हमको भी नहीं पता है। 6 साल पहले वो हमको मिली थी, पहाड़ी के किनारे पेड़ पर पड़ी थी, सफेद चादर में लिपटी थी। वो तो दादा की नजर पड़ी, वो मेरी माँ को अस्पताल ले जा रहे थे। हम पैदा होने वाले थे ना, इसीलिए तो उन्हें भी अस्पताल ले गए। वहाँ पता चला कि वो कोमा में है, 3 साल तक कोमा में थी। एक दिन मैंने उनके हाथ को पकड़ा, पता नहीं क्यों मैंने उनको माँ कहा। जब मैंने माँ कहा तो उनकी उंगलियां हिलने लगी और वो होश में आ गई।